नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मित्रों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ग 2 का ओल्ड पेपर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसे माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर आए कि वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस समय बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो आपको ग्रेड 3 या सीटेट एग्जाम्स में बिल्कुल बेशक बेझिझक होकर मदद करेगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे पुराना ओल्ड पेपर उठा के देखिए, पूरे क्वेश्चन से यहीं से आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर बने रहिएगा। रोज़ाना 11 बजे लाइव क्लासेस होती है, तो अटेंड जरूर करिएगा। ये पेपर जो है ये 25 फरवरी 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आया था, क्वेश्चंस कितने सिंपल थे कितने टफ थे, तो यही समझना इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्या बोलता है देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है ऑस्टिक्स, जिसको हम स्वालीनता बोलते हैं। तो स्वालीनता बच्चों में खालिस्तान की कठिनाई होती है। दृष्टि, बुद्धि, सामाजिक संपर्क और शारीरिक गतिशीलता। तो बताना जो स्वालीनता होती है बच्चों में कैसी कठिनाई होती है, दृष्टि, बुद्धि, सामाजिक संपर्क या शारीरिक गतिशीलता। जल्दी से आंसर कमेंट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर मैं बताने चाहता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है, 5 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है सामाजिक संपर्क। तो जो स्वालीनता ऑस्टिट्स बच्चों में क्या होती है, सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है। जो स्वालीन बच्चे होते हैं ना, उनको एक्चुअली समाज में सामाजिक संपर्क बनाने में कठिनाई होती है। देखना कुछ बच्चे शेम खाते हैं, कुछ बच्चे शेम टाइप के होते हैं। शेम मतलब शर्म आती है। कुछ बच्चे अपने आप में अंतर्दृष्टि रखते हैं, मतलब कि अपने आप में मग्न रहते हैं। वो बच्चे सामाजिक संपर्क बनाने में थोड़ी सी उनको कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि मानी जाती है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि मानी जाती है। डिसलेक्सिया ऑप्शन बी है, GDD ऑप्शन सी है, HDSD और ऑप्शन डी है ASD। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण है ना, अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि है। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ASD। क्या होगा? ASD। तो ये याद रख लीजिएगा ASD। तो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, जब बच्चा अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण करे तो निम्न में से क्या अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि मानी जाएगी? ASD। याद रखना, ASD इज राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीम शिक्षण पद्धति के बारे में, टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। या हम टीम शिक्षण पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, टीम के सदस्य के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी है, यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। ऑप्शन सी है, मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और ऑप्शन डी है, यह समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है, यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण की अन्य विधियों की तुलना में क्या है, सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए है, केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण। ऑप्शन बी है, केवल लक्ष्य। ऑप्शन सी है, केवल समस्या। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि कौन सा समस्या निवारण से कौशल से संबंधित है। तो देखो, लक्ष्य तक पहुंचने के चरण भी होते हैं, केवल जो हमारा ओनली द गोल है वो भी होता है, और ओनली द प्रॉब्लम होती है वो, तो ये तीनों ही होते हैं। उपरोक्त सभी हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा सोचता है चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्जा चाहता है, तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? बच्चे को भी चाहिए और माता पिता की भी यही सोच है। ध्यानात्मक मतलब मेटा संज्ञानात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है।
स्वकेंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक चिंतन ऑप्शन सी है। अमूर्त चिंतन और ऑप्शन डी है मानसिक मतलब साइकोटिक चिंतन। अब माता पिता बच्चों सभी को चाहिए पिज्जा। भाई हमारे माता पिता तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। आपके सोचते हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि बच्चा भी पिज्जा चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वकेंद्रित ईगो सेंट्रिक चिंतन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्वकेंद्रित ईगो सेंट्रिक चिंतन। मतलब कि एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्जा चाहता है, उसके माता पिता को भी यही चाहिए। ये किस प्रकार की सोच है? स्वकेंद्रित ईगो सेंट्रिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, शिक्षार्थी को सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन बी, वे विषय को समझते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं। ऑप्शन सी, वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। और ऑप्शन डी है, वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो कब अच्छी तरीके से सुनेंगे बच्चा? हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये तो लिखा ही हुआ है इसमें, आप बिल्कुल समझ में ही आ रहा है। वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा हमारा ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है या CTET का एग्ज़ाम है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ दिन बाद। तो हम यदि अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट हैं, प्रेरित हैं कि हमको ये करना है, ये हमको ये निकालना है, तो आप कर लोगे, क्योंकि वो क्या समझेंगे? प्रासंगिकता को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र खाली स्थान है। ये बहुत आता है, बुद्धि का केंद्र है ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। और ऑप्शन डी है मेरुदंड जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो बुद्धि का केंद्र क्या होता है? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है, ग्रेड 3 में तो 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है ये। इसका जो राइट आंसर है बहुत प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम याद रखना, पेपर में एक्चुअली सेरेब्रम मिलता है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, बताना कौन कौन से। मध्य होता है, अब नहीं, मैं नहीं बता रहा, आपको सर्च करना, नहीं तो अभी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। काम क्या क्या होते हैं, मेरुदंड कहाँ होता है, कौन से मस्तिष्क में होता है, अनु में क्या होता है, प्र में क्या होता है, मध्य में क्या होता है, बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? दंड, प्रशंसा, अज्ञानता और शक्ति। सही व्यवहार और उचित व्यवहार को बढ़ाने के, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए दंड, प्रशंसा, ज्ञानता और शक्ति। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशंसा। देखिएगा, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए यदि शिक्षक बच्चे के बीच बीच में प्रशंसा भी करता है, उसको प्राइज करता है, उसको एडमायर करता है, तो मान लीजिएगा वो कहीं ना कहीं से वो मोटिवेट होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है उसके व्यवहार को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कि असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। या हम असाधारण बच्चों की बात कर रहे हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केस स्टडी विधि। क्या होगा? केस स्टडी विधि से राइट आंसर। तो असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए क्या करना है आपको? केस स्टडी विधि याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? ध्वनियों के आधार पर, ये तो सिंपल है, विश्लेषणात्मक, शब्दांश, ग्लोबल और फोनिक। विश्लेषणात्मक, शब्दांश, ग्लोबल और फोनिक। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फोनिक, याद रखिएगा फोनिक। तो ध्वनियों के असाधारण पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास रखता है? तो फोनिक हमारा राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? फोनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र में कर लेते हैं। याद रखिए, अपना जेंडर किस उम्र में पहचान जाते हैं? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मित्रों इसका राइट जो आंसर है वो है 3 साल, 3 ईयर में बच्चा। थॉमसन बोल रहे हैं, ये थॉमसन के अनुसार, ये पेपर में ये इनके अनुसार जाता था। तो थॉमसन के अनुसार क्या है? बच्चे स्वयं के जेंडर की पहचान इस उम्र में कर लेते, 3 वर्ष बच्चा पहचान जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ये याद रखना, थॉमसन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? नकारात्मक अनुभव के बजाय सकारात्मक। पूर्वाभ्यास, पूर्वव्यापी, लाइट बल्ब या फिर पोलिन्ना प्रभाव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोलिन्ना प्रभाव। मैंने इसलिए इस पे जोर दिया है पोलिन्ना प्रभाव, क्योंकि जो लोग आंसर लगाते हैं वो कई बार पोलिन्ना प्रभाव नहीं लगाते। तो नकारात्मक अनुभव के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु क्या है? पोलिन्ना प्रभाव याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBIT? MBIT का फुल फॉर्म क्या है? मायर्स बिग्स परीक्षा निर्देश, मतलब मायर्स बिग्स टेस्ट इंस्ट्रक्शन। मायर्स बिग्स टेस्ट इंस्ट्रक्शन, थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको ना, स्मॉल में दिख रहा है। हाँ अब सही दिखेगा। मायर्स बिग्स टेस्ट इंस्ट्रक्शन। दूसरा है मायर्स बिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, ऑप्शन सी है मायर्स ब्रिक्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, है ना। ये ब्रिक्स था और ये ब्रिक्स है, और मायर्स ब्रिक्स टेस्ट इंस्ट्रक्शन। बताओ MBIT का फुल फॉर्म है। तुम तो सीधे इसका राइट आंसर याद करो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन ना करके राइट आंसर याद करने में वही याद रहता है। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। याद कर लो MBIT का, मायर ब्रिक्स टाइप ऑफ इंडिकेटर। मायर ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है एक प्रकार, है ना। इसमें ब्रिक्स का मतलब क्या है ये नहीं पता, मतलब ब्रिक मतलब ईंट होता है। तो मायर्स ब्रिक्स सॉरी मैं ऑप्शन नंबर सी बोल दिया। इसका जो राइट आंसर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसका जो राइट आंसर है मित्रों ये ऑप्शन नंबर बी है, मायर्स ब्रिक्स टाइप ऑफ इंडिकेटर। याद रखना, मायर्स ब्रिक्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ब्रिक नहीं है ब्रिक्स आएगा। अब तुमको हमेशा याद रहेगा, मेरे को भी याद रहेगा। मायर्स ब्रिक्स प्रकार संकेतक, है ना, इंडिकेटर ब्रिक्स, मायर्स ब्रिक्स टाइप ऑफ इंडिकेटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है? अघोषणात्मक स्मृति। ऑप्शन ए आत्मचरित ऑटोबायोग्राफिकल स्मृति, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक स्मृति, ऑप्शन सी है लघुकालीन स्मृति, और ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक स्मृति। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा प्रक्रियात्मक स्मृति। क्या होगा? प्रक्रियात्मक स्मृति। तो प्रक्रियात्मक स्मृति मतलब कि प्रोसीजरल मेमोरी को कभी कभार हम अघोषणात्मक स्मृति के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है खालिस्तान कहलाता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या प्रारंभिक आकलन? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर बेटा जो होगा वो कहलाएगा हमारा रचनात्मक आकलन, मतलब कि फॉर्मेटिक असेसमेंट जो होगा जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है मैक्सिमम एग्जाम्स में, तो याद रखना जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन इतना प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है या नहीं पूछा है। ठीक है, अन्य बच्चों को छेड़ना, अन्य बच्चों को धक्का देना, लंच की पारस्परिक अदला बदली और दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो बता, बदमाशी का एक रूप नहीं है, तो इसमें तो साफ देकर अभी धक्का छेड़ना, धक्का देना और अपमान करना तो होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंच की परस्पर अदला बदली। आपने देखा होगा स्कूल्स में जो होता है, हर कोई अपने टिफिन्स को अदल बदल लेता है, कुछ शेयर कर लेता है, तो वो बदमाशी का एक रूप नहीं कहलाता, लेकिन छेड़ना, धक्का देना या अपमान करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। निम्न में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। ऑप्शन ए है टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन बी है टू चेयर तकनीकी, ऑप्शन सी है स्थानांतरण और ऑप्शन डी है व्यवस्थित विसुग्राहीकरण। तो इसमें पूछना है कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित, शास्त्रीय अनुबंधन आपने पढ़ा होगा उस पर आधारित है। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवस्थित विसुग्रीहीकरण, सिस्टमैटिक डेसनेटाइजेशन कहलाता है, व्यवस्थित विसुग्राहीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है कि बच्चा नर पैदा होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीटेड किया है। चलो, इसका आंसर तुम खुद बताओगे। देखो, महिलाओं में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, पुरुष में होते हैं मात्र एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स। जब महिला का एक्स पुरुष के एक्स से मिलता है तो बनता है क्या, मेल। और जब महिला का जो वाई क्रोमोसोम्स पुरुष के एक्स से मिलता है, या एक्स वाई बोलो या वाई एक्स, तो बनता है फीमेल। तो देखो, नर की बात करिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आ गया। ठीक है, बाय क्रोमोसोम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ी सी गलती चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, उल्टा ऐसा लिख दिया था, मेल फीमेल थोड़ा सा उल्टा लिख। देखो, जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा सा अपोजिट है। एक्चुअली जो मेल है, समझना इसको, जो मेल है मतलब एक पुरुष होता है, इसके अंदर एक्स बाय क्रोमोसोम्स होते हैं, समझना, एक्स बाय क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो फीमेल है, मैंने पहले उल्टा बता दिया, एक्चुअली फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दोनों में एक्स और एक्स कॉमन होते हैं, और समझना क्या होते हैं, दोनों में कॉमन एक्स एक्स होते हैं। लेकिन जब जो पुरुष बनता है, महिला के एक्स क्रोमोसोम से पुरुष का जब बाय क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनता है, मेल बनता है। क्या बनता है, मेल। मैंने पहले जस्ट अपोजिट लिख दिया था, है ना, बस उस कुछ नहीं था। पुरुष में एक्स वाई होता, महिलाओं में एक्स एक्स होता है। तो ठीक है, जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके लिए जिम्मेदार एक्चुअली पुरुष होता है, महिला नहीं। जैसे आज की जो रीतियाँ चली आ रही ना, कुरीतियाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यदि किसी को गर्ल्स ही गर्ल्स होती है तो ब्लेम किसके ऊपर किया जाता है, लड़की के ऊपर किया जाता है कि तुम्हारे कारण ही हमारे घर में लड़कियां पैदा हो रही। पर ऐसा नहीं होता भाई, उनके पति को समझाओ कि तुम्हारे अंदर एक्स बाय क्रोमोसोम से, मेरे अंदर तो एक्स एक्स है। यदि लड़की हो रही है और तुमको सही नहीं लग रहा तो तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रोमोसोम्स है ना। तो ये बताना उनको, लड़कियों में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है नर पैदा के लिए, भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, उल्टा लिख दिया था मैंने, हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित करेंगे। अधिगम विकार, संचार विकार, मानसिक मंदता या फिर बौद्धिक अक्षमता। क्या होगा इसका राइट आंसर। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम विकार। क्या होगा, अधिगम विकार हमारा राइट आंसर है। क्या होगा, अधिगम विकार हमारा राइट आंसर है, लर्निंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण खालिस्तान से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। अनुलग्नक अटैचमेंट, ऑप्शन बी स्वार्थ,
इकोसेंट्रिस्ट, ऑप्शन सी है संरक्षण, ऑप्शन डी है वस्तु स्थायित्व। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु स्थानिक। क्या होगा मित्रों? वस्तु स्थानिक इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन है शैशवावस्था में मानव विकास का एक मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? यहाँ शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है एरिक्सन, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी है वाइगोट्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है, यथार्थपूर्ण चिंतन, सहज चिंतन, तर्कसंगत चिंतन या फिर भावात्मक चिंतन। यह हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मोर रिलेटेड। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तर्कसंगत चिंतन। क्या होगा? तर्कसंगत चिंतन इज अ राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण निम्न से बना। ये बहुत आता है। काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, 10 काले और 10 सफ़ेद, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, और ऑप्शन डी है बहुरंगी। हरमन रोसा का आपने सुना होगा, स्याही धब्बा परीक्षण, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, याद रखना इसको, 5 काले सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह खाली स्थान की ओर ले जाया जाता है। नकारात्मक पुनर्बलन, प्रोत्साहन, हट या फिर अधिगम व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर अधिगम व्यवस्था। याद रखना क्या होगा? अधिगम व्यवस्था। तो असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह कहलाता है अधिगम व्यवस्था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालती है, प्रेरक कौशल, तत्परता, संज्ञानात्मक क्षमताओं या फिर दोनों, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्परता। क्या होगा? तो परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह तत्परता पर प्रभाव डालती है, रीटनेस पर प्रभाव डालती है। तो मित्रों जल्दी से बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आज हम 25 क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। रोज़ 11 बजे हमारे लाइव क्लास को अटेंड जरूर करिएगा, जब टाइम मिले तब अटेंड करिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही FB पर हमारे ग्रुप्स पर भी लाइव क्लास चलती है, तो वहाँ पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक की सहायता से डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं। और हमारा एक अन्य चैनल भी है, उसका नाम है तरुण जी के ट्रिक, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा साइंस की क्लास के लिए। तो मिलते हैं मित्रों कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।